Hello everybody, welcome back to our new video. We have learnt the basics of English in the last class. Now today we are going to learn something else. So as I discussed in the last video कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर अलग अलग लेवल्स पे होते हैं और हमने ये भी बताया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे वो उसकी पूरी वर्ल्ड बनती है. हमने टॉक किया था लेटर्स के बारे में कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में लेटर सीखते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है. फिर हमने बात किया था वर्ड्स के बारे में कि कैसे लेटर्स आपस में मिलकर एक मीनिंग जनरेट करते हैं और उससे वर्ड्स बनता है. फिर हमने बात किया था कि ये सारे वर्ड्स आपस में एडजस्ट होकर के सेंटेंस बनाते हैं एंड फिर सेंटेंसेस सारे एडजस्ट होकर पैराग्राफ बनाते हैं. ये सारी हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में बातें की थी, राइट. मैंने उस दिन ये भी बताया था कि हम सभी लोग इस लेवल पे हैं. अक्सर हम लोगों के माइंड में 1 लाख से ज़्यादा वर्ड्स ऑलरेडी हैं, राइट. बट उन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो हमें एक्चुअली में सीखना है. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉपर टॉक करने वाले हैं वो होगा सेंटेंस पे. वंस वी लर्न कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं देन वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. एंड जैसे ही 4-5 सेंटेंस आप एक बार में बोलना शुरू कर देंगे इट विल स्टार्ट इनटू पैराग्राफ और वही पैराग्राफ फिर आपका स्पीच में कन्वर्ट होगा. तो जब इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले वर्ड सीखना है, उन वर्ड्स को फिर सेंटेंसेस में अरेंज करना सीखना है. तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं. तो बेसिकली जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहला है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट. कोई भी दुनिया का लैंग्वेज जब उसे कहा जाता है, जब उसे सेंटेंस बनाया जाता है तो उसके लिए उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब एंड तीसरा है ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, बट उसका जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा इधर उधर होता है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे डिटेल में ताकि आप वर्ड्स को पकड़ सके कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है. जब आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है, तो आप इजीली सेंटेंस के अंदर उसको एडजस्ट कर पाएंगे. और जब आप सेंटेंस में वर्ड्स एडजस्ट करना सीख गए मतलब आप सेंटेंस बनाना सीख गए. सो दिस वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. In today's video we are going to cover this. So first of all the first question comes, that is what is subject. This is a question, you can see a question mark there, right? What is subject in a sentence? So the answer is mentioned here, the doer word is subject. किसी भी सेंटेंस के अंदर वो वाला वर्ड, वो वाला शब्द जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी काम को वो करने वाला है. कोई भी काम जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, द डूअर वर्ड विल बी द सब्जेक्ट, द एक्शन वर्ड विल बी द नॉट एक्शन वर्ड विल बी डिफरेंट, द डूअर वर्ड विल बी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ. पानी कौन पी रहा है, डूअर कौन है, करने वाला कौन है, मैं पानी पीता हूँ. तो मैं की जो इंग्लिश होगी वहाँ पे आई जो होगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स भी हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड इज प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और उसको हम क्यों डिवाइड करते हैं ये हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं. सो इफ यू लुक इनटू प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सो फर्स्ट वी हैव केप्ट प्लूरल. व्हाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ आई. सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट आवर सेल्फ. ओके, सो अगर अपनी मैं बात करूँ, अगर मैं अपने बारे में कुछ भी कह रहा हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, उन सब में मैं यूज़ हो रहा है. तो मैं क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके, उसी तरीके से प्लूरल में वी जो है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू जो है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे जो है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है. ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. ओके, देन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर इज ही, शी, इट एंड नेम. यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जैसे राकेश ने भी पूछा कि आई जो है वो सर प्लूरल कैसे है. तो आई इज़ अ रेस्पेक्टेड वर्ड. जब हम अपनी बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुद को रेस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली इंग्लिश पीपल. तो जो लोग अंग्रेज़ हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश प्लेस से बिलोंग करते हैं, वो लोग आई को प्लूरल मानते हैं.
they believe that I is plural word. Okay, so that is why I will be into plural one. Okay, next is singular. So he, she, it, name, ये चार जो है ये क्या हो गए सिंगुलर. ये सारे वर्ड्स जो एग्जाम्पल्स के तौर पे ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स वर्ड हैं. ओके, तो जब भी सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे बोलना, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. दीज आर सब्जेक्ट्स, द डूअर वर्ड्स. नेक्स्ट इज वर्ब्स. अब हमें समझना है, हमने सब्जेक्ट समझ लिया, अब हमें ये समझना है कि वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, वर्ब इज इक्वल टू बैकबोन ऑफ इंग्लिश. हमें बहुत सारे आई, वी, यू, दे ये हमें पहले से पता होता है. ठीक है, जैसे मैंने कहा आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर मुझे पहले से पता है. आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क मुझे पता है. एक्चुअली मिल्क के साथ या पानी के साथ या पेट्रोल के साथ जो भी काम किया जाता है उन काम की इंग्लिश हमें नहीं पता होती है. तो सबसे ज़्यादा कोई भी स्ट्रगलर, कोई भी लर्नर्स जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ अटकते हैं, वर्ब्स में. उन्हें वर्ब्स याद नहीं होते. ओके, सो दिस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश. आपको वर्ब वाले वर्ड्स याद करने होंगे और उसको ये भी सीखना होगा कि उसको कैसे यूज़ करना है. ओके, अब वर्ब्स में जब बात करें तो वर्ब्स भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, एक होता है मेन वर्ब जिसे मेन वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इज. इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. एम हेल्पिंग वर्ब होता है. आर हेल्पिंग वर्ब होता है. ये तीन जो है ना, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट वाले हैं. फिर इसी इज एम आर का पास्ट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं वॉज वर्ब. पास्ट मतलब जो पीछे की बात करेंगे तो वहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे. फिर एक आता है हेल्पिंग वर्ब डू डज, ये कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट इज डिड, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पास्ट. फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम कहते हैं विल. जहाँ भी विल लगा हो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर की बात हो रही है. जहाँ वॉज वर्ब लगा हो पास्ट की बात हो रही है. जहाँ डिड लगा हो पास्ट की बात हो रही है. जहाँ डू डज या इज एम आर लगा हो प्रेजेंट की बात हो रही है. अब यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने बोला ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. जब मैंने इन वर्ड्स को आपको समझाया तो मैंने इन तीन चीज़ों की बात की. ये तीनों क्या है, टाइम जोन है. जब हम बात करते हैं तो एक टाइम जोन के बारे में बात करते हैं. हम चाहे तो बीते हुए कल की बात करेंगे या बीते हुए पल की बात करेंगे, चाहे तो हम आज में बात करेंगे, अभी में बात करेंगे. अभी मतलब प्रेजेंट, चाहे तो हम भविष्य के बारे में बात करेंगे. जब हम अपनी बातों को कह रहे हैं तो हम तीन टाइम जोन में कह रहे हैं. मतलब क्या हुआ कि उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स हैं जिसको इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि हम टाइम को रिप्रेजेंट कर सके. ओके, मेन वर्ब्स जैसे कि रन, वॉक, जंप, डांस. जैसे रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब चलना, जंप मतलब उछलना, एंड डांस मतलब नाचना. तो ये सारे वर्ड जो है ये एक्शन वर्ड्स हैं. मतलब मेन वर्ब वो वर्ड होंगे जिनमें आपको एक्शन दिखता हो, जिसमें आपको कोई काम दिखता हो, जिसमें कोई वर्ब दिखता हो, वो हो जाएगा मेन वर्ब. तो ये हो गए आपके वर्ब्स. अब इसमें आपको ये समझना है जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब. वेरी इजी, जिससे आपको टाइम का पता चल रहा हो. ठीक है, इज एम आर है, हूँ. ओके, वॉज वर था, थी, थे. ओके, अगर विल का यूज है तो गा, गी, गे, फ्यूचर की बात हो गई. ओके, नेक्स्ट इज एक्शन वर्ड्स. वो वर्ड्स जिसमें आपको एक्शन का पता चल रहा हो, जैसे कि स्विम. स्विम मतलब तैरना. जैसे कि किक, किक, किक मतलब लात मारना. जैसे कि पंच, पंच मतलब मुक्का मारना. ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, राइट. सो एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स जिसमें कोई काम पता चल रहा हो, कोई एक्शन पता चल रहा हो, वो हो जाते हैं मेन वर्ड्स, मेन वर्ब्स. हाँ, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब. इसका दूसरा नाम होता है, आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि जो हेल्पिंग वर्ब थे ना वो गिने चुने थे. इज था, आर था, एम था, वॉज था, वर था, डू था, डज था, डिड था एंड विल था. लेकिन जो मेन वर्ब्स हैं उसके लिस्ट्स हैं. इट कैन बी 1500 2000 वर्ब्स.
जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आपको 500 ऐसे वर्ब्स याद हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं तो आप इंग्लिश बोलने में कैपेबल हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर आप और ज़्यादा सीखते रहेंगे। ओके, सो हर इंग्लिश स्पीकर्स का एक अपना लेवल होता है। लेकिन जब हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो उन वर्ब्स के भी ना फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग उसके रूप हैं, और वो अलग अलग रूप अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब्स को याद करने से पहले उनके फॉर्म्स भी समझने होंगे, उनके टाइप्स भी समझने होंगे कि मेन वर्ब के भी टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब, तो 3 टाइप होता है। प्रेजेंट वाला अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट वाला अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर वाला अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। सिमिलरली इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में भी समझूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कलर्स में मैंने वर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहले हम येलो कलर वाला समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पहला वर्ड मेन वर्ब का रन। रन मतलब दौड़ना। रन का हर एक फॉर्म, हर एक मेन वर्ब का ना 5 फॉर्म्स होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, लाइक दिस। ओके, सो बेसिकली जो हमें याद करना होता है वो ये 3 होता है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड एंड वर्ब 3। क्योंकि वर्ब 4 में सिर्फ ING लग जाता है एंड वर्ब 5 में S या ES या फिर IES लग जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ES, S या फिर IES। इसमें किसी भी शब्द में, जैसे रन है, रन में S लगा दिया, रन्स हो गया, वो V5 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वर्ब रहेगा मेन वर्ब प्लस ING। किसी भी वर्ड में ING लगा देंगे वो वर्ब 4 हो जाएगा। याद का क्या करना होता है, ये 3, 1 2 3, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे ना रन है तो रन अपना रूप बदल देता है, वर्ब 2 में जाके वो रैन हो जाता है, ठीक है, और फिर वर्ब 3 में आके वो रन ही रहता है। उसी तरीके से एक वर्ड है गो, मतलब जाना। गो क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। वेंट बाद में जाके गॉन बन जाता है। राइट है, राइट मतलब लिखना, राइट रोट हो जाता है V2 में जाके, और रोट क्या बन जाता है, रिटन। राइट, तो ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, लेकिन इनका ना रूप बदल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वर्ब के अंदर ही जो अपना रूप बदलते तो हैं लेकिन एक सेम पैटर्न पे बदलते हैं। सेम पैटर्न क्या है, जैसे कि वॉक। वॉक में सिर्फ ED लग जाएगा और वो हो जाएगा वॉकड। V2 में भी ED लगेगा, V3 में भी ED लग जाएगा। उसी तरीके से डांस, डांस में भी ED लग गया, वो हो गया डांस्ड, और V3 में भी डांस्ड। उसी तरीके से टॉक, टॉक में भी ED लग गया, वो हो गया टॉक्ड, यहाँ भी हो गया टॉक्ड। तो ऐसे वर्ड मेन वर्ब वाले जिसमें लास्ट में ED लग रहा है, ठीक है, V4 में ING लगेगा, V5 में ING नहीं लगेगा। ओ या आई एम सो सॉरी, कैन सी हियर, फाइन, थैंक यू, यहाँ पे S लगेगा, फाइन। सो वैसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में आपको ED दिख रहा है लगा हुआ, राइट, ये सारे इस तरीके के वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो एक पैटर्न फॉलो नहीं करे, मतलब इसमें ED नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जा रहा है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को हम इर्रेगुलर कहते हैं। मतलब वो रेगुलर नहीं है, एक रेगुलर पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या काम क्या होता है, मेन वर्ब रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्शन को, और वो एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो एक्शन पास्ट में भी हो सकता है, वो एक्शन फ्यूचर में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए गए ना, इनमें ही डिफाइंड वो एग्जाम्पल्स भी है कि कौन सा वाला पास्ट में होगा, कौन सा वाला फ्यूचर में होगा। अभी इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। जब हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे तो एज पर द टेंस वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब का यूज़ हो रहा है, तब आपके लिए ईजी होगा समझना। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो वर्ड जिस पे एक्शन हो रहा है, वो वर्ड जिस पे एक्शन हो रहा है। जब हम किसी भी सेंटेंस में बात की, एक एक्शन करने वाला हुआ, जो एक्शन करने वाला हो गया वो कौन हो गया, सब्जेक्ट। जो एक्शन को मतलब बता रहा है कि ये वाला एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड वर्ब हो गया। और तीसरा, जिस चीज़ के ऊपर एक्शन हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो 3 ही चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो काम को कर रहा है सब्जेक्ट, जो काम का शब्द है वर्ब, और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, आई राइड बाइक। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ,
let me change the color. Okay, so this is subject, right? Now ride is an action, काम है. Ride is verb and third is bike. काम किस चीज़ पे हो रहा है? बाइक के ऊपर हो रहा है. मतलब मैं बाइक को चला रहा हूँ, तो काम किस पे हो रहा है? बाइक पे हो रहा है. तो बाइक विल बी ऑब्जेक्ट. सो आई, मैं, सब्जेक्ट, वर्ब, राइड, एक्शन एंड ओ जिस पे काम हो रहा है इज ऑब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल है वी मतलब हम लोग. अब किसकी बात हो रही है? हम लोगों की बात हो रही है. तो हम लोग अगेन सब्जेक्ट. गो मतलब जाना. ओके, सो गो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्शन है, तो ये हो गया वर्ब. कहाँ जा रहे हैं? वी गो टू पटना. हम कहाँ जा रहे हैं? हम पटना जाते हैं, राइट? वी गो टू पटना, हम पटना जाते हैं. तो पटना विल बी ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ हियर इज एडिशनल वर्ड जो गो के साथ हमेशा लगता है, क्योंकि गो जब हम कहीं जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं. तो जब दो पॉइंट को मैच किया जा रहा है तो वहाँ पे एक हम हिंदी शब्द का भी यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं से. पटना से दिल्ली, सो पटना टू दिल्ली. मुंबई से हैदराबाद, मुंबई टू हैदराबाद. तो टू जो शब्द है, जो से हमने हिंदी में बोला ना, उसके लिए यहाँ पे टू आया है. ऐसे हम इसे प्रेपोजिशन कहते हैं. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस में एडिशनल वर्ड्स भी आते हैं, तो उसे हम समझेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होता है, वो सारे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे. अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है दे प्ले फुटबॉल. तो दे यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? वे लोग. दे मतलब वे लोग, तो वे लोगों के बारे में बात हो रहा है. ये हो गया सब्जेक्ट, करने वाले हो गए. प्ले मतलब एक्शन, ये हो गया वर्ब. फुटबॉल मतलब वो बॉल होता है ना जिसके साथ हम लोग खेलते हैं, तो फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे एक सेंटेंस बनता है. सो दिस इज द सेकेंड वीडियो जहाँ पे हमने ये समझा कि जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस बनाने की तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. पहला होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपका डूअर वर्ड. डूअर वर्ड जो किसी भी वाक्य के अंदर काम को कर रहा है. नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब मतलब या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा जो सिर्फ टाइम का पता बता रहा हो कि जो काम है या जो स्टेट है सेंटेंस का वो किस स्टेट में है, या फिर वो मेन वर्ब होगा जो एक्शन को बताएगा. मैं यहाँ पे एक्शन वर्ड लिख देता हूँ, दैट वुड बी इजियर. एक्शन वर्ड इज द वर्ब्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट जिस पे काम को किया जा रहा है. वेयर द एक्शन इज हैपनिंग. These three things we have understood. इसमें हमने ये भी समझा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है. वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं. मेन वर्ब के भी टू टाइप्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं. ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं, राइट? इफ़ यू वांट यू कैन गो विद द रिवीजन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉर्मेट द सेंटेंसेज. वी हैव टू यूज़ थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हमें थ्री थिंग्स यूज़ करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हमने ये भी समझा कि लास्ट वीडियो हमने क्या सीखा था. नेक्स्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? जो डूअर वर्ड है वो सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, हमने ये समझा कि सब्जेक्ट्स के भी दो रूप हैं, प्लूरल है, सिंगुलर है. प्लूरल में आई, वी, यू, दे आता है. सिंगुलर में ही, शी, इट और किसी भी तरीके का नाम आता है. नेक्स्ट इज वर्ब्स. वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश. वर्ब्स जो हैं वो इंग्लिश के बैकबोन होते हैं. वर्ब्स भी दो तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज एंड डिड एंड विल आता है. मेन वर्ब में एक्शन वर्ड्स आते हैं जैसे रन, जंप, थिंक, प्ले, राइट? ओके. नेक्स्ट इज जब टाइम की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब मदद करता है समझने में कि किस टाइम जोन में एक्शन हो रहा है. और एक्शन वर्ड्स जैसे स्विम, किक, पंच, ये सारे वर्ड्स हमें शो करते हैं कि काम कैसे हो रहा है. मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1 से वर्ब 5 तक. लेकिन हमें बेसिकली ये 3 वाला ज़्यादा याद करना होता है. ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये वर्ड्स हमें याद करने हैं. ओके, so this was the video. I hope you liked this video. You have understood how we frame the sentences. Now at the last I am going to give you a kind of task which you have to do. The task is very simple. You have to use some polite words in your daily life.
अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलाइट वर्ड्स। इसके साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्लीज़। तो अगर आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं, कुछ भी उसे कहने को कर रहे हैं, या आप उससे कुछ भी बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या आप उससे कुछ हेल्प चाहते हैं, या कुछ भी आप चाहते हैं, वहाँ पे आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे। हर शब्द के अंदर अगर आप हर एक बात के अंदर अगर आप प्लीज़ यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो जो आपकी बातें हैं उसमें एक अलग मिठास आ जाती है। आपकी बातें फॉर्मल लगने लगती है, पोलाइट लगने लगती है। जैसे कि मैं अभी किसी को कहना चाहता हूँ, जैसे मुझे ना अपनी मम्मी से पानी चाहिए, तो आई कैन गो एंड आई कैन टेल मम्मा प्लीज़ गिव मी वाटर। या अगर आप हिंदी कह रहे हैं तो सिर्फ आप प्लीज़ कहते हैं, मम्मी प्लीज़ पानी दे दीजिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। अगर आप बहुत कम इंग्लिश बोलते, कभी बोलते ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा वर्ड प्लीज़ यूज़ करके अपने इंग्लिश को एक स्टार्ट दे सकते हैं। अगर आपने प्लीज़ में कोई और वर्ड ऐड कर दिया, जैसे प्लीज़ गो, राइट, अगर आपने बोल दिया प्लीज़ कम, राइट, तो इससे क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। प्लीज़ गो मतलब प्लीज़ जाओ, प्लीज़ कम मतलब प्लीज़ आओ, कृपया आओ। अगर आपने कह दिया किसी को प्लीज़ चैट विथ मी, मुझसे मेरे साथ चैट करो। अगर आपने किसी से कह दिया प्लीज़ प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो, राइट, प्लीज़ वॉक विथ मी, मेरे साथ टहलो। सो इफ़ यू आर यूजिंग please only, you can start framing sentences in your daily life. So this is one, I'm just keeping it as an example. Second, you have to replace please with the word kindly also. So let's say आप किसी को भी please कहना चाहते हैं, please go, please come, please sit, please stand up, please bring water, please prepare tea. These are the sentences. Same sentences you can speak with the word of kindly also. You can use kindly go, kindly come, kindly sit, kindly stand up, kindly bring water, kindly prepare tea, kindly do not talk. This is wrong sentence. Don't talk please. Okay, or please don't talk, right? So these are the examples. Next is use this. Thank you. Whenever somebody helps you, or whenever somebody like do something for you, simply show gratitude. कैसे gratitude show करेंगे, कैसे आप thankful होंगे? By saying that with feelings. आपको feel का, ऐसा नहीं thank you, ऐसा नहीं बोलना है, आपको feeling के साथ बोलना है। Thank you so much for helping me. Thank you so much for the water. Thank you so much for this video. Thank you so much for watching this video. Right? So there can be so many प्लेसेस जहाँ पे आप थैंक यू का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक इनफॉर्मल यूज़ है। इनफॉर्मल यूज़ में आप अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो वहाँ पे आप उसे थैंक्स कह सकते हैं। ओके, उसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पोलाइट वर्ड्स में आते हैं। जैसे आपसे अगर कभी कोई गलती हो गई तो आप वहाँ पे कहते हैं सॉरी, या आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, राइट। सो यू कैन से दैट। ओके, नेक्स्ट इज अगर आपने किसी की मदद की और उसने आपको थैंक यू बोला तो आप वहाँ पे कह सकते हैं, आप वहाँ पे कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर। कैन से इट्स माई प्लेजर, ये तो मेरा फर्ज था, राइट। या फिर आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, ज़रूरत नहीं है थैंक यू की। ओके, या फिर आप कह सकते हैं योर वेलकम। तो ये थैंक यू का रिप्लाई है, ये थैंक यू का रिप्लाई है। इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट, या फिर आप कह सकते हैं योर welcome. So you can use these sentences in your daily life. So I request you to start using these words in your daily life. If you start using these words in your daily life, you start feeling confident in speaking English. Very nice. Excuse me. So we can use excuse me also, right? एक और word है which is passed by my student and this is excuse me. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं, राइट। तो आप जैसे एक रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई एक स्ट्रेंजर पर्सन है, आप रास्ता भूल रहे हैं, आपको किसी से पूछना है, यू गो देयर एंड टेल एक्सक्यूज मी। ये इसलिए एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए किस लिए? क्योंकि वो ऑलरेडी जिस पर्सन के आप पास गए हैं और उसे आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मी,
इसलिए आप माफ़ कीजिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी काम को कर रहा होगा या उसका फोकस कहीं ना कहीं होगा, आप गए हैं उसके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए आपको एक पोलाइट वर्ड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हमारे बिहार में या हमारे यूपी में लोग अलग ही अंदाज से, ए सुन इधर आओ दे यूज़ डिफरेंट टोन, दे यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज, और जैसा आप लैंग्वेज बोलते हैं वैसा आपका पहचान होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं गुम गए हो, रास्ता गुम गए हो, और आप वहाँ पे जाएं किसी को बोलें ए सुन इधर आओ, हम ताजमहल कैसे जाएंगे, वो बोलेगा भैया जाना है दाएं, वो बोलेगा भैया बाएं से जाइए, आप उल्टा चले जाएंगे। तो लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, और वो शब्द आपके पोलाइट वर्ड्स हैं। ओके, सो यू स्टार्ट सेइंग एक्सक्यूज मी, ओके, प्लीज, काइंडली, थैंक यू, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स विच यू कैन यूज। ओके, thank you, that's all in the first video. I want everyone to continue this journey. This is just a second day. Just make sure कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, क्लासेस अटेंड करते रहें, नोट्स बनाते रहें, एंड धीरे धीरे आगे चलकर अभी और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी सिखाएंगे, सेंटेंसेस भी सिखाएंगे, एक्टिविटीज़ भी करेंगे। हमारे पास बहुत सारे वंडरफुल स्टूडेंट्स भी हैं जो उन एक्टिविटीज़ में हेल्प करने वाले हैं, तो वो भी स्टेज पे आएंगे। हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे कोई इंसान इंग्लिश जो बिल्कुल ही नहीं बोलता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे उसकी घबराहट ख़त्म होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन द सीरीज़। Okay, so this was the second video. Hope you liked it. If you like this video, kindly comment what exactly did you like. आपके लिए क्वेश्चन है कि आज के वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, सबसे अलग चीज़ जो आपने आज सीखी है वो आपको क्या लगा। You can put this into the comment and see you in the next video. Thank you.